नमस्ते विद्यार्थियों। हम अध्ययन कर रहे थे पद परिचय का। पद परिचय में हमने जो विकारी शब्द है उनका अध्ययन कर लिया था। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा अविकारी शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको अविकारी शब्द है उसका पता होना चाहिए कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का क्या नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं, आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात वे शब्द जिन्हें लिंग वचन काल व कारक के आधार पर बदला न जा सके वे क्या कहलाते हैं, आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कौन कौन से आपके अविकारी शब्द हैं, जैसे कि अब, कब, क्यों, पर, में, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, लेकिन, जल्दी, शीघ्र आदि। यह क्या है, आपके अविकारी शब्द हैं। अब देखिए, इन अविकारी शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इनमें किसी प्रकार का क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात यह लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल व कारक के आधार पर किसी भी प्रकार से बदले नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो अविकारी शब्द हैं उनके कितने भेद हैं। जिस प्रकार से अविकारी शब्द हैं उनके, जिस प्रकार से विकारी शब्द हैं उनके भेद थे, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, उसी प्रकार जो आपके अविकारी शब्द हैं उनके भी क्या है, भेद हैं, और वो कितने हैं, आपके 4 भेद हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम विस्तार से कि जो अविकारी शब्द हैं उनके 4 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए आप, पहला है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है आपका विस्मयादि बोधक। ठीक है विद्यार्थियों, तो एक एक का हम क्रमवार क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पहला है आपका क्रिया विशेषण जो अव्यय है वो। सबसे पहले प्रश्न आता है कि क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। जब तक आपको इसकी परिभाषा का पता नहीं होगा तब तक आप है वो इसका सही रूप से क्या नहीं कर सकते हैं, जो उत्तर है वो नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो देखिए, वे अविकारी शब्द जो क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, राम चलता है। ठीक है, राम चलता है। अब इसमें क्या है आपके, अब उपरोक्त वाक्य में राम करता है तथा चलता है क्रिया है। यदि मैं कहूँ कि राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, तो देखिए यहाँ पर राम धीरे धीरे चलता है या तेज चलता है। तो अगर धीरे धीरे या तेज का आपसे क्या पूछे, पद परिचय पूछे, तो आपको वहाँ पे क्या बताना होगा, वहाँ पर आपको क्रिया विशेषण अव्यय बताना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर वाले वाक्य में राम चलता है और ये देखिए किस प्रकार से दोनों के दोनों क्या है, आपके विकारी शब्द है, लेकिन नीचे वाला जो आपका उदाहरण है इसमें क्या है, धीरे धीरे और तेज क्या है, अविकारी शब्द है। जैसे कि उपरोक्त वाक्य में धीरे धीरे तेज क्रिया विशेषण अव्यय है, क्या है आपके, क्रिया विशेषण अव्यय है। अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है हिरण तेज चलता है, तो यहाँ पर तेज का अगर आपसे पद परिचय पूछे तो क्या होगा, वह क्रिया विशेषण अव्यय होगा। रवि ऊपर बैठा है, तो ऊपर क्या है, यह स्थानवाचक क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। संदीप नीचे खड़ा है, तो यह नीचे भी क्या है, आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इस प्रकार से हम क्रमवार क्या करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण जो अव्यय है उसकी परिभाषा आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से वाक्य में जो क्रिया विशेषण शब्द हैं उनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम, क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया से ठीक पहले आता है। विशेष नोट करने वाली बात यह है कि जो क्रिया विशेषण अव्यय है वो कहाँ आता है वाक्य में। तो देखिए विद्यार्थी, यह है क्रिया से ठीक पहले आता है। ठीक है, क्रिया विशेषण के महत्व अर्थात आवश्यकता, क्रिया विशेषण का महत्व और जो आवश्यकता है वो क्या है। तो देखिए, इसमें क्रिया विशेषण के निम्नलिखित महत्व अर्थात आवश्यकताएं हैं, क्या क्या है हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे उनका। एक क्रिया विशेषण दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। अर्थात एक क्रिया विशेषण क्या करता है, दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं, बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, बहुत क्या है, यहाँ पर प्रविशेषण है, यहाँ पर बहुत क्या है, प्रविशेषण है। चालाक क्या है, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। ठीक है,
और बालक क्या है यहाँ पर कर्ता है, और बहुत तेज के क्या है यहाँ पर क्रिया विशेषण है। ठीक है, और बोलते हैं सबको पता है क्या है यहाँ पर क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर क्या आया है, बोलते क्रिया के तुरंत पहले क्या आ गया आपका तेज आ गया। तो यह क्या है आपका क्रिया विशेषण, अर्थात यह जो बात मैंने यहाँ पर बताई थी पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या हो रही है, सार्थक हो रही है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण अव्यय हैं वह क्रिया के ठीक पहले आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं हम। यहाँ मत शब्द निषेधता को बताते हैं, इसलिए मत शब्द क्रिया विशेषण नहीं होगा। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। नीचे देखिए आप, क्रिया विशेषण क्रिया की निश्चितता बताते हैं, अर्थात जो क्रिया विशेषण है वो क्या बताते हैं, क्रिया की निश्चितता बताते हैं। जैसे आज बारिश जरूर आएगी, आज बारिश ज़रूर आएगी। अब देखिए यहाँ पर आज ज़रूर शब्द निश्चितता को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, अर्थात यह निश्चितता को प्रकट कर रहा है कि आज बारिश है वो ज़रूर आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आएगी क्या है, क्रिया है, इसके तुरंत पहले क्या आया है, यहाँ पर क्रिया विशेषण आया है। ठीक है, क्रिया विशेषण क्रिया की अनिश्चितता भी बताते हैं, अर्थात यह निश्चितता भी बताते हैं और यह अनिश्चितता भी बताते हैं। जैसे आज वर्षा शायद आएगी, तो देखो शायद क्या है यहाँ पर क्रिया विशेषण है। ठीक है, आई बात समझ में आपके। फिर देखिए क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय भी पता चलता है, अर्थात क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय भी पता चलता है। जैसे कि हम कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे उसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए श्याम 2 घंटे पढ़ता है, श्याम है वो कितने घंटे पढ़ता है, 2 घंटे। ठीक है, तो हम इनको क्रम वाइज अभी एक शानदार तरीके से सारे के सारे हम जो है इनका अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण की क्रिया के होने का स्थान भी बताता है, अर्थात जो क्रिया विशेषण है वो क्या बताता है, क्रिया का स्थान भी बताता है। तो देखिए पहले में क्या आया, क्रिया की विशेषता, दूसरे में काल अर्थात समय की विशेषता बताएगा, तीसरे में किसकी, क्रिया के जो स्थान है उसकी भी विशेषता यहाँ पर बताता है। जैसे श्याम छत पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, छत पर, तो यह क्या बता रहा है, क्रिया के गठित होने का जो स्थान है उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्रिया विशेषण क्रिया के होने की दिशा भी बताता है, अर्थात जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया के होने की क्या बताता है, दिशा भी बताता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से सूर्योदय पूर्व में होता है, कहाँ होता है, पूर्व में, तो यह पूर्व क्या है यहाँ पर दिशा है। तो इस प्रकार से जो क्रिया विशेषण है उसको अलग अलग कालखंडों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, फिर देखिए क्रिया विशेषण संकेत के रूप में भी क्या प्रयोग किया जाता है, अर्थात क्रिया विशेषण है वह संकेत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इधर देखो, देखो क्या है यहाँ पर क्रिया है, इधर क्या है, संकेत है, मेरी ओर देखो, अब देखो, देखो क्रिया आ गई और क्या आ गया यहाँ पर, संकेत आ गया। ठीक है, तो देखिए आगे क्रिया विशेषण क्रिया के होने की मात्रा बताते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण है वो क्रिया के होने की क्या बताता है, मात्रा भी बताता है। ठीक है, मापतोल। तो देखिए यहाँ पर श्याम खूब सोता है, कम पढ़ता है, तो यहाँ पर देखो श्याम कौन है, करता है, खूब क्या है यहाँ पर मात्रा है, सोता है क्या है, क्रिया है, कम क्या है यहाँ पर मात्रा है, और फटता है यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो किस प्रकार से एक वाक्य होता है उसके अंदर अनेक कर्ता और जो उसका अव्यय है क्रिया है वह बताई गई है यहाँ पर। फिर देखिए क्रिया विशेषण के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो हमारा बिंदु है वो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, क्रिया विशेषण के प्रकार, इससे पहले हमने जो क्रिया विशेषण है उसको पढ़ा है, उसकी जो परिभाषा है वो हमने देखी है। अब देखेंगे हम क्रिया विशेषण के प्रकार। तो देखिए आपका जो प्रश्न है वो इसी में से पूछा जाता है, क्रिया विशेषण के जो प्रकार वगैरह है उन्हीं में से। तो देखिए क्रिया विशेषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो हम इनका विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में देखिए, तो देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, क्रिया के होने का समय बताने वाली क्रिया विशेषणों को कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, अर्थात क्रिया के होने का समय बताने वाले जो क्रिया विशेषण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पक्ष, बजे का समय या अवधि, आज, कल, सप्ताह, वर्ष, माह, वार आदि। अभी पक्ष है वो शुक्ल पक्ष और जो कृष्ण पक्ष है उसमें आता है आपका। ठीक है, बजे आप जानते हो, 1 बजे, 2 बजे। अवधि है वो जानते हो आप, आज है, कल है, सप्ताह, वर्ष, माह, वार आदि, आप उन सब से क्या है, अवगत हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे यहाँ पर, राम आज आएगा, राम आज आएगा। अब देखिए यहाँ पर
राम है वो कब आएगा? आज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कब लगा करके, कब लगा करके क्या करेंगे? क्रिया से प्रश्न करेंगे। राम कब आएगा? आज आएगा। तो विशेष नोट करने वाली बात यह है कि जो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है उसमें कब लगा करके क्रिया से क्या किया जाता है? प्रश्न किया जाता है। तो हमें जो अव्यय है उसका पता चल जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो कब का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। सारे के सारे बताऊंगा मैं आपको। स्थानवाचक में किससे प्रश्न किया जाता है, कालवाचक में किससे किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि आज क्या है, यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो आपको पद परिचय में जब मैं पढ़ाऊँगा आपको पद परिचय, तो उसमें आपका विस्तारपूर्ण हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो देखिए अगला है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो देखिए क्रिया के होने का स्थान दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर श्याम छत पर बैठा है। जो श्याम है वो कहाँ बैठा है? छत पर है। तो यहाँ पर आपसे पूछिए छत का पद परिचय, तो आपको देखो किस प्रकार से यहाँ पर बताना होगा। श्याम क्या है? यहाँ पर करता है। छत क्या है? क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि यह क्या है? स्थान है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? कहाँ लगा करके प्रश्न करेंगे। क्या लगा कर प्रश्न करेंगे? कहाँ लगा करके हम प्रश्न करेंगे कि कहाँ बेटा है। कहाँ लगा कर क्या करेंगे? हम प्रश्न करेंगे कहाँ बेटा है? छत पर बेटा है। पर आपको जो प्रश्न का उत्तर है मिल गया। ठीक है, फिर देखिए पर क्या है? विभक्ति है। पर क्या है? विभक्ति है। अधिकरण कारक में आती है ना, में पे पर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या किया गया है? उसका प्रयोग किया गया है। आगे देखिए छत पर स्थानवाचक है, अर्थात यह क्या है? आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक का होता है। ठीक है विद्यार्थियों, इतना आपके समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम क्रिया के होने की मात्रा बताने वाले क्रिया विशेषण। यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तीसरा यहाँ पर आप लगा लीजिएगा कि यह कौन सा है? आपका परिमाणवाचक है। कौन सा होगा यहाँ पर? परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक अव्यय। तो इसमें देखिए क्रिया के होने की मात्रा बताने वाली क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे श्याम बहुत सोता है। श्याम बहुत सोता है। तो यहाँ पर देखो बहुत का अगर पूछिए तो क्या होगा? यहाँ पर यह परिमाण होगा। कितना सोता है? बहुत। तो क्या करेंगे यहाँ पर? कितना लगा करके क्या करेंगे? कितना लगा करके प्रश्न करना है। तो हमें जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है उसका पता हमें चल जाएगा। आगे देखिए राधा कम पढ़ती है। राधा कम पढ़ती, तो कम का अगर आपसे पद परिचय पूछे तो वो क्या होगा? आपका परिमाणवाचक होगा। कितना, कितनी पढ़ती है। तो देखिए स्त्रीवाचक में क्या होगा? यहाँ पर आपका कितनी, और जो पुरुषवाचक है उसमें होगा कितना। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए इसमें जितनी गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो यहाँ पर देखो जितनी है उतना है, ये क्या है? आपका मात्रा है। फिर देखेंगे हम चौथा है अगला, रीतिवाचक क्रिया विशेषण किससे कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने का ढंग तरीका बताने वाले शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जिससे हमें क्रिया का ढंग प्राप्त हो, जिससे हमें क्रिया के गठित होने का तरीका पता चले, उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्रिया की स्वीकृति, उसकी निषेधता, उसकी निश्चितता व अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह विशेष बात ध्यान रखने वाली है आपकी। देखते हैं फिर आगे इसमें उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार से इसमें जो प्रश्न है वो पूछा जाता है और किस प्रकार से आप प्रश्न का उत्तर है वो आसानी से दे पाते हो। ठीक है, उसका तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए उदाहरण, श्याम सरपट दौड़ता है। ठीक है, श्याम सरपट दौड़ता है। सरपट का आपसे क्या पूछेगा? पद परिचय पूछेगा। सरपट का क्या दीजिए? पद परिचय दीजिए। तो हमें क्या करना है? कैसे लगा करके प्रश्न करना है क्रिया से। क्या लगा करके, कैसे लगा करके हमें प्रश्न करना है। कैसे दौड़ता है? सरपट दौड़ता है। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ इनका विशेष रूप से। ठीक है, फिर देखिए तो यहाँ पर सरपट शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, अगला देखिए संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो हमने जो आपका क्रिया विशेषण अव्यय है उसका क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया है। अगला आपका है संबंध बोधक अव्यय। दूसरा उसका जो आपका अव्यय है उसका भेद। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ता है वहाँ संबंध बोधक, अर्थात वह संबंध बोधक कहलाता है। अर्थात जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ता है वह क्या कहलाता है? आपका संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। अर्थात संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पदों को क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि इतना आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे आपके जो प्रश्न है उसमें आए संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध प्रकट करने वाले, जैसे के बिना, दूर, निकट, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे, दाएं, बाएं,
खिलाफ, बिना, अंदर और, साथ, सहित, पास, आसपास, बिना, बगैर, हेतु, लिए, कारण। इस प्रकार के जो अव्यय शब्द आए तो वहाँ पर क्या होता है आपका, वहाँ पर आपका संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे, राधा के बिना श्याम परेशान है। राधा के बिना श्याम परेशान है, तो यहाँ पर देखिए के बिना का आपको क्या देना है, पद परिचय देना है। किसका देना है, के बिना का। अब देखिए राधा भी क्या है, संज्ञा शब्द है, और श्याम भी क्या है, संज्ञा शब्द है। अब इन दोनों के बीच में ये क्या कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, उपरोक्त वाक्य में के बिना संबंध बोधक क्या है, आपका अव्यय। तो हमें सीधा सा हमें ये बताना होता है कि संबंध बोधक अव्यय है, इनका लिंग, वचन, पुरुष कुछ भी नहीं बताना होता है। ठीक है, क्योंकि यह क्या आपके अविकारी शब्द हैं। फिर देखिए, संबंध बोधक अव्यय एक ही वाक्य में दो पदों के मध्य पाए जाते हैं। अर्थात संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, एक ही वाक्य में दो पदों के मध्य पाए जाते हैं। अर्थात राधा भी क्या है, पद है, और श्याम भी क्या है, आपका पद है। ठीक है, अगला देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय किससे कहते हैं। जो आपका अव्यय है, अविकारी शब्द, उसका तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा, आपका समुच्चय बोधक अव्यय। तो देखिए विद्यार्थियों, समुच्चय के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नहीं समूह का बोध कराएं। तो यहाँ पर देखिए, समूहार्थ समुच्चय का बोध कराने वाले अव्यय पद समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। किसका बोध कराने वाले, समूह का बोध कराने वाले या समुच्चय का बोध कराने वाले सब क्या कहलाते हैं, आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे लेकिन, तथा, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, एवं, जो, जिसे, जिन्हें, जैसे, जैसे जैसे, बल्कि, आदि, ये सारे के सारे क्या है, आपके संबंध बोधक या आपके समुच्चय बोधक क्या है, अव्यय हैं। समूह बोधक या समुच्चय बोधक क्या है, आपके अव्यय हैं। अब देखिए इनका किस प्रकार से वाक्य में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे उदाहरण के माध्यम से, श्याम पढ़ता है लेकिन राम सोता है। श्याम पढ़ता है लेकिन राम सोता है, तथा राधा भोजन बना रही है। अब देखिए यहाँ पर लेकिन आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर लेकिन आ गया, तथा आ गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके, यह श्याम पढ़ता है लेकिन राम सोता है। ठीक है, अब यहाँ पर यह एक वाक्य है और यह एक वाक्य है, इन दोनों को क्या कर रहा है, यह जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए उदाहरण, श्याम पढ़ता है, तो देखिए इसमें श्याम क्या है, आपका उपवाक्य है, और राम सोता है, यह भी क्या है, आपका उपवाक्य है। अब देखो यह दोनों उपवाक्य हैं वो क्या है, स्वतंत्र है, इनका पूर्ण अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है। आपने पढ़ा था ना, जब हमने वाक्य पढ़ा था 10th क्लास में, तो आपने उसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य उसमें पढ़ा था। मिश्रित वाक्य में आश्रित वाक्य और जो उपवाक्य हैं उनका भी हमने अध्ययन किया था। तो वही बात यहाँ पर आ रही है, अर्थात राम, यह श्याम पढ़ता है और राम सोता है, ये दोनों क्या है, उपवाक्य हैं, अर्थात स्वतंत्र वाक्य हैं। ठीक है, और भोजन बना रही है, यह भी क्या है, उपवाक्य है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या आ गया, समुच्चय बोधक आ गया, क्योंकि यह क्या कर रहा है, इनको जोड़ने का कार्य कर रहा है। तथा भी क्या है, यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है। अर्थात उपयुक्त वाक्यों में, अर्थात उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों या पदों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात जो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन शब्दों या पदों को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, समुच्चय बोधक अव्यय दो उपवाक्यों के मध्य पाए जाते हैं। अर्थात जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं वह दो उपवाक्यों के मध्य पाए जाते हैं। यह विशेष बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ कि यह आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम, समुच्चय बोधक अव्यय दो उपवाक्यों के मध्य पाए जाते हैं, यह अपनी बात हो चुकी है। समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार, अर्थात जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं उसके प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों, समुच्चय बोधक अव्यय के निम्न प्रकार होते हैं। पहला है आपका समानाधिकरण अर्थात संयुक्त वाक्य, और दूसरा कौन सा आपका व्यधिकरण अर्थात मिश्रित वाक्य। अब आपके समुच्चय बोधक हैं वो संयुक्त वाक्य में पाए जाते हैं और कौन से में, मिश्रित वाक्य में पाए जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अर्थात जहाँ पर आपको क्या दिखे, अव्यय शब्द दिखे, वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको समुच्चय बोधक अव्यय है वो करना है। वह या तो किसी आश्रित वाक्य को जोड़ेंगे या किसी प्रधान वाक्य को जोड़ने का कार्य है वो करेंगे। ठीक है, अगला अपना चौथा प्रकार है वो है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विस्मय हमने रस पढ़ा था, अद्भुत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आश्चर्य, अचरज आदि का बोध कराने वाले अव्ययों को
विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं, अर्थात जो आश्चर्य का बोध कराए, अचरज का बोध कराए, ठीक है। तो उन जो अव्यय पद हैं उनको क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम अव्यय शब्द कौन कौन से हैं, अरे, अहो, अजी, उफ, धत, धत, तेरे की, हफ, शाबाश, अरे, वाह, अजी, सुनते हो, धन्यवाद आदि क्या है आपके समुच्चय विस्मयादिबोधक अव्यय हैं, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, वाह कितना सुंदर नज़ारा है, वाह कितना सुंदर नज़ारा है। तो यहाँ पर वाह का आपसे क्या पूछे, पद परिचय पूछे, तो यह क्या हो गया आपका, अर्थात यहाँ पर हम किसी नज़ारे को, अर्थात सुंदरतम दृश्य को देख करके क्या हो रहे हैं, चकित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, विस्मयादिबोधक अव्यय वाक्यों के आरंभ में होते हैं। यह बात भी विशेष नोट करने वाली है कि जो विस्मयादिबोधक अव्यय हैं वो क्या होते हैं, वाक्य के आरंभ में होते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आपके जो अविकारी शब्द हैं वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो हमने विकारी और जो अविकारी शब्द हैं उनका क्या कर लिया है, अच्छी तरह से पूर्ण रूप से विस्तारित रूप से अध्ययन कर लिया है। और मैं आशा करता हूं कि इन दोनों में आपकी किसी प्रकार की शंका या जो असमंजस की स्थिति है वो नहीं होगी, और आपने अच्छी तरह से इनको समझने का प्रयास भी किया है। तो हम विद्यार्थी, हमारी जो अगली कक्षा होगी उसमें विस्तार पूर्वक जो पद परिचय हैं उनका भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अगर मैं पहले आपको पद परिचय पढ़ाता तो वो ठीक तरह से आपके समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता यह क्या है, और का आ गया तो और क्या है। इसलिए मैंने आपको विस्तार पूर्वक पहले ही विकारी और जो अविकारी शब्द हैं उनका क्या करवाया है, अध्ययन करवाया है। अब आगे पद परिचय में आपकी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरा जो ये कार्य है वो आपने अगर अच्छी तरह से पढ़ा है तो वो मैं सफल मानूंगा। और आपको जितना कुछ पढ़ाया गया है इसमें पद परिचय वगैरह में, जो अन्य आपके हैं व्याकरण में, जैसे कि आपके अलंकार वगैरह है, आपके शब्द शक्ति वगैरह है, वह आपने अपनी नोटबुक में कर लिया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपसे, ठीक है विद्यार्थियों। और अगर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी करें उसको, और उसको स्थायी रूप से अपनी नोटबुक में लिखने का जो कार्य है वो करें, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप वह कार्य पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ में करेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।